जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीप पटेल और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट चैनल नवोदया वॉरियर्स पे। तो दोस्तों, क्विक रीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं थर्ड चैप्टर, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ को। तो आई होप आप सब भी मेरे साथ अपना हार्डवर्क करते रहेंगे और कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि एज अ चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों, यहाँ पे इसका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आपको मतलब रिस्पेक्टिवली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो दे रखी होगी। ठीक है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो उसमें 3.1.1 दे रखा हुआ है मेटल्स। ठीक है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है जो कि मैंने हाईलाइट कर रखी है। यानी कि जब जो फर्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है जब मेटल अपने प्योर स्टेट में होता है, तब उसकी सरफेस है जो शाइनिंग वाली होती है, यानी कि शाइनी सरफेस होती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटलिक लस्टर। यहाँ पे वर्ड को देखिए, लस्टर। लस्टर यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसका वो शाइनिंग होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेकंड पेज पे है मेटल्स आर जनरली हार्ड, क्योंकि मेटल होते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। इसकी वजह से वो हार्ड होते हैं। ठीक है, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। देन उसके बाद एक और प्रॉपर्टी दे रखी हुई है जो कि है मेलिएबिलिटी, यानी कि कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम मार मार के उनको सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी हुई है कि सम मेटल्स दैट कैन बी बिटन इनटू थिन सीड्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी मेटल को हम मार मार के उसका अगर सीड में कन्वर्जन कर सकते हैं तो उसको उस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है डक्टिलिटी, यानी कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई मेटल है, अगर उसको हम खींच के अगर उसका हम वायर में कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लंबा तार बना सकते हैं, तो उसको यानी कि मेटल की उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज ही मैं एक कंपनी में गया था मेरे भाई के साथ। वहाँ पे मैंने देखा था एक कॉपर को बहुत खींचा खींचा वो लंबा होता ही जा रहा था। ठीक है, वहाँ से मुझे पता चला कि कॉपर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, देन उसके बाद हम और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल फिगर दे रखा हुआ है जो शो करता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे तो हीट का दे रखा है, यानी कि ये जो फ्लेम है यहाँ से आप उसको गर्म करना चालू करोगे। ये एक मेटल रॉड है। ठीक है, या यहाँ पे वायर लिखा हुआ है, आप घर पे भी कर सकते हो, या हम देखते ही है जनरल अपनी डेली लाइफ में कि आप एक छोर से अगर उसको गर्म करोगे तो दूसरे छोर पे आपको गर्म ही लगेगा। ठीक है, यानी कि हीट है वो मेटल के अंदर से पास होती हुई दूसरे एंड तक आती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर भी गर्म लगता है। तो ये हाईलाइट मैंने वही कर रखा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है। और यहाँ पे जो कंडक्टर है, हीट के कंडक्टर, उनका बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कॉपर, जिसकी डक्टिलिटी का भी वो एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, देन उसके बाद ये लीड और मरकरी, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट देर आर सम एक्सेप्शंस। दोस्तों, यहाँ पे साइंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साइंस में हर जगह आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल ही जाएंगे, जैसे कि हमारे क्लास में भी कुछ नोट्स ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लीड एंड मरकरी ऐसे पुअर एग्जाम्पल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं कि मेटल्स दैट कैन प्रोड्यूस अ साउंड और स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है, यानी कि किसी मेटल को अगर हम पछाड़ते हैं या उसके ऊपर किसी से हम मारते हैं, तो जब अगर वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम उस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही है, जिसमें फर्स्ट है द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज़ लिक्विड। ठीक है दोस्तों, फिर से यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा सॉलिड या गैस की फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि है ब्रोमीन, यानी और ब्रोमाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर भी मैं एक्सेप्शन वर्ड यूज़ करूँगा वहाँ से एक क्वेश्चन आईएमपी आपको बना लेना है। ठीक है, जो जनरली सब लोग जानते हैं वहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बनता, जो एक्सेप्शन बन जाता है वहाँ से क्वेश्चन हमेशा निकलता है। ठीक है, देन उसके बाद ये बॉक्स दे रखा है, ये आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हुई है। ठीक है, जि- जो कि जो कि 3-4 यहाँ पे दे रखे हुए हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यानी कि ये पहला जो मैंने वर्ड हाईलाइट कर रखा है मरकरी। ठीक है, जो कि मरकरी है वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि वो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एक्सिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉरी,
मीन्स जब मेटल है वो रूम टेम्परेचर यानी कि 36-37 आसपास, जो कि ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, लेकिन उसके अराउंड ही रहता है, या 35 से 40 के आसपास रहेगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर। उसमें सभी मेटल अपने सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन मरकरी नहीं करेगा। मरकरी जो कि हमने देखा है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिससे खेलने में बहुत मज़ा आता है। देन उसके बाद है गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों इसके ऊपर हमने देखा कि मेटल्स आर हार्ड एंड दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पे गैलियम और सीजियम दो ऐसे एक्सेप्शन है जो कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो रहता है, ठीक है। अगर आप उसको अपने हाथ में रह के अगर उसको रब करेंगे, ठीक है, तो भी वो पिघल जाएंगे या मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो कि आयोडीन है जो नॉन मेटल है, और जो लस्चरस प्रॉपर्टी है वो मेटल की है, ठीक है, बट यहाँ पे दे रखा हुआ है आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लस्चरस, ठीक है। तो आयोडीन एक मतलब नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन बन जाएगा, जो कि लस्चरस प्रॉपर्टी अपने अंदर दिखाता है, ठीक है। तो उसके बाद है थर्ड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स दे रखे हैं जो कि डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, दोनों की कुछ एक प्रॉपर्टी सेम है और कुछ एक प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी, ठीक है। जैसे कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो उसके बाद एल्काली मेटल्स दे रखा हुआ है दोस्तों, जो कि सॉफ्ट होता है, जो को हम नाइफ से यानी कि चाकू से काट भी सकते हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम एज एन एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है। जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है, उनकी डेंसिटी भी यानी कि बहुत कम रहती है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। मोस्ट मेटल गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड। दोस्तों ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, एंड उसके बाद सेकंड में भी, और उसके बाद थर्ड में बता रहा हूँ कि जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन है जो आपको देख लेना है, एंड उनके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एज ए क्वेश्चन दे रखा है आपका टॉपिक, व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल आर बर्न इन एयर, ठीक है। अगर कोई मेटल एयर में यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर बर्न होता है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हुए कॉपर और एल्यूमिनियम का, ठीक है। देन उसके बाद ये मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है जो हम देखते क्या है, यानी कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि कुछ जो ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है, मेटल के जो कुछ एक ऑक्साइड बनेंगे जो अपने अंदर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों शो करेंगे, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड भी हो गया, ठीक है, ये दोनों आपको एग्जांपल दे रखे हुए हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में दे रखी हुई है, जो कि है सच अ मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद अ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, और सच ए मेटल ऑक्साइड विच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे दो एग्जांपल है वो आपको देख लेने हैं। देन नेक्स्ट इस पैराग्राफ में दे रखा है मेटल सच एज अ पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये आपका 1 मार्क्स का, ये आप कह सकते हैं 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जो कि रीज़न पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम को हमें खुले में क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो बस यही है उसका मतलब उसका आंसर यही हो जाता है कि अगर हम पोटेशियम और सोडियम जैसे मेटल को अगर ओपन में रखेंगे, ठीक है, तो वो आग पकड़ लेगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमें इसे केरोसिन भरी बोतल में रखना चाहिए, जिसके कारण केरोसिन है क्योंकि पोटेशियम और सोडियम जैसे मेटल का और एयर का कांटेक्ट तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। जब उसके बाद आप देख लेना यहाँ से ये जो पैराग्राफ है ये वाला, उसके अंदर बहुत ही 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन छिपे हुए हैं, छोटे छोटे, ठीक है। देन उसके बाद है एनोडाइजिंग, जो कि एल्यूमिनियम की अगर हम कोटिंग करते हैं तो उसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही दिख रहा है कि मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड यानी और मेटल हाइड्रोक्साइड वट एवर वी कैन से एंड हाइड्रोजन गैस ऑल्सो, ठीक है। देन ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जो पोटेशियम और सोडियम जैसे मेटल है जो कि कोल्ड वाटर के साथ ही
रिएक्ट करते हैं वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है, जिससे हमें बचना चाहिए, वरना वो हमें हार्म भी कर सकती है, ठीक है। देन उसके बाद है कुछ एक जो कि कैल्शियम दिया हुआ है, जो कि वाटर के साथ करता है, लेकिन वो लेस वायलेंट होता है, ठीक है। और जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी मतलब सफिशिएंट नहीं होती कि वो एकदम से आग पकड़ ले, जैसा कि इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम में होता है, ठीक है। देन उसके बाद है मैग्नीशियम, जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है, जिससे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है, ठीक है। देन उसके बाद है कुछ एक मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, जो कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ स्टीम यानी कि जो गर्म हवा होती है उनके साथ ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब रिएक्शन एक दे रखी है, तो आपको देख लेना है, ठीक है। देन उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको कुछ मतलब यहाँ पे ये जो है 1 या 3 मार्क्स का, अगर एक मार्क्स में स्पॉट है, 1 मार्क्स में पूछता है या फिर 3 मार्क्स में एज अ रीज़न करके पूछ लेते हैं। दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए होंगे, सब क्वेश्चन एज अ सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2 एंड सब क्वेश्चन 3, और तीनों के आपको रीज़न बताने होंगे, ठीक है। तो 3 मार्क्स के 3 रीज़न हो गए। तो यहाँ पे एक रीज़न वाला क्वेश्चन ये मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नाइट्रिक एसिड, वाई, ठीक है। तो उसका यहाँ पे आंसर भी मैंने लिख रखा है, क्योंकि HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नहीं किसी भी अगर आप किसी का भी नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन के अगर किसी भी मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्वारेजिया। दोस्तों आपने अपने मम्मी पापा से भी सुना होगा कि अगर जब सोना बहुत टाइम तक हमारे पास रहता है फिर उसकी चमक थोड़ी थोड़ी जाने लगती है, ठीक है, शाइनिंग, तो उसको फिर से शाइनिंग करवाने के लिए वो किसी सोनार के पास ले जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखना क्या है कि वो क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जो कि 3:1 रेशियो में लिया जाता है, ठीक है, उसका एक सॉल्यूशन है। उसके अंदर ये जो मतलब गोल्ड होता है उसको डुबाया जाता है, फिर उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे हमें नोट करनी है, या फिर हमें अपने मम्मी पापा को भी बताने हैं कि बिफोर इस सॉल्यूशन में डालने से पहले अगर आप अपने सोना है जो उसका अगर वेट करवाओगे और इस सॉल्यूशन में डालने के बाद फिर उसको बाहर निकालेंगे और फिर उसका वेट करवाओगे तो कुछ एक अंतर दिखेगा, ठीक है, यानी कि कुछ गोल्ड उसमें निकल जाएगा, ठीक है। देन हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर क्या है, अगर मेटल ए है जो सॉल्यूशन में मतलब कि सॉल्ट सॉल्यूशन बी अगर उसके सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो अगर वो मोर रिएक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पे अगर मेटल ए जो कि मोर रिएक्टिव होगा तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, यानी कि बी का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से मेटल को मतलब क्या करें, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और अपना खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी हुई है, ठीक है। दोस्तों मुझे तो ये आज भी याद है, इसके लिए मैं जो ट्रिक पढ़ा था वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि कोनास मैरिज अल्या जान फसी पड़ी हेल्थ कुड हैव सिल्वर गोल्ड, ठीक है। ये दोस्तों शॉर्टकट है, आप इससे इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको दिया रहा जो ऊपर वाले मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव है, तो अगर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन जो आप देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हुई है कुछ एक मेटल की जो कि नोबल गैस है उनकी हमेशा फुलफिल रहती है, और मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, वो नोबल गैस अटेंड करने की कोशिश करते हैं जिनके लिए उन्हें कुछ एक इलेक्ट्रॉन खुद के शेयर करने होंगे या फिर डोनेट करने होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दे रखा हुआ है जो कि यह आयन एक्सचेंज का एग्जांपल है, ठीक है। यानी कि ये शेयरिंग का नहीं है, ये डोनेट का एग्जांपल है, डोनेशन का, ठीक है। यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देता है,
ठीक है, यानी कि जो सोडियम है उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे छोड़ देगा, वो क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, जिससे NaCl फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आयंस, ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट चार्ज वालों के बीच में ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो भी अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, और अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है अगर बाहर से, तो उसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है यहाँ पे मैग्नीशियम का आपको सेम एग्जांपल दे रखा हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आपको एक वर्ड दे रखा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉट अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको दे रखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, तो ये वर्ड आपको ज़रूर लिखना है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल फिगर दे रखी हुई है जो आपको देख लेनी है। ठीक है, देन उसके बाद है फिजिकल नेचर, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन उसके बाद है सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फिजिकल नेचर में तो क्या है, वो सॉलिड होता है, किस लिए, क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि अगर आप उस पर थोड़े से मारोगे तो वो जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों जो आयनिक कंपाउंड होता है उनका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण उनको तोड़ पाना आसान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। ठीक है, और सिमिलरली उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई रहता है। ठीक है, वो क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक एट्रैक्शन। दोस्तों यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन इस तरह बनेगी कि वाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक एट्रैक्शन। ठीक है, देन उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। तो ये जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों अब ये जो अपने मोल्टेन स्टेट में होते हैं तब इनके आयंस फ्री होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने मोल्टेन स्टेट में मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने मोल्टेन स्टेट में उनके आयंस फ्री होते हैं टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन उसके बाद है ऑकरेंस, यानी कि ऑकरेंस ऑफ मैटर, यानी कि देन इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, जिसके अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि हमें जो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी हुई थी उसके बेसिस पे हमें दे रखा है कि जो ऊपर के मेटल है जो कि मोस्ट रिएक्टिव है उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, देन उसके बाद जो बीच के है जो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, देन उनको रिडक्शन यूजिंग कार्बन। ठीक है, यानी कि कार्बन का उपयोग कर उनके रिडक्शन थ्रू हम उनको निकाल सकते हैं। देन ये जो सिल्वर गोल्ड है जो कि अपने नेटिव स्टेट में ही फाउंड होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा हुआ है कि ओर होता है, उसमें से हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, यानी कि ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज ऑयल सैंड आर कॉल्ड गैंग्यू। ठीक है, यानी कि गैंग्यू किसे कहते हैं, यानी कि हम जो ओर निकालते हैं अर्थ क्रस्ट में से उनके अंदर ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, जिसको हम गैंग्यू कहते हैं। ठीक है, उसको हमें दूर करना हुआ है। ठीक है, जब उसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसका मतलब है जो लो रिएक्टिव मेटल है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो लेवल पे यानी कि सबसे नीचे, उनको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। ठीक है, यानी कि जो सिल्वर और गोल्ड जैसे हैं जो कि अपने नेटिव स्टेट में मिलते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम उन्हें सिर्फ उनकी जो गैंगी मिलते हैं उनको हम अगर हीट कर दे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो भी हमें उनका प्योर स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो मिडल में जो मेटल प्रेजेंट है यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में, उनको हम 2 मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट है रोस्टिंग एंड उसके बाद है कैल्सिनेशन। दोस्तों यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रोस्टिंग या व्हाट इज़ कैल्सिनेशन। आपको लिख लेना है तो लिख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पक्का है पक्का है पक्का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रोस्टिंग की एक डेफिनेशन दे रखी हुई है, द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, यानी कि अगर सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है,
और एक्सेस एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करके तो उसको रोस्टिंग बोला जाता है। अगर सेम थिंग अगर हम कार्बोनेट ओर के साथ करते हैं, ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए कार्बोनेट और जो हम करेंगे उसके अंदर हमें लिमिटेड एयर चाहिए, और रोस्टिंग में हमें यानी कि जो हम सल्फाइड और करते हैं उसमें हमें एक्सेस एयर चाहिए, ठीक है। तो जो हम कार्बोनेट और को करेंगे ठीक उसी तरह तो हमें कैल्सिनेशन उसको कहेंगे, ठीक है, यानी कि द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा हुआ है, वो आपको देख लेना है, ठीक है। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum used as a reducing agent because they can displace metal of लो रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कंपाउंड। यानी कि दोस्तों ये देखिए डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन का एग्जांपल जो कि हम फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, उसके अंदर हम देख रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव होता है अपने से लो रिएक्टिव को उसके जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे दे रखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी उसके बाद है थर्माइट रिएक्शन, यानी कि अगर कोई रिएक्शन है, यानी कि कोई भी नहीं, अगर ये पक्का रिएक्शन है, जो रिएक्शन जो हम रेलवे ट्रैक अपने देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्कूल के बाजू में एक जो बड़ा मतलब उनका लेवल हमारे स्कूल के जो दीवार है उनसे बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखते थे कि ये जो रेलवे जो बनता है उनका ट्रैक वो कैसे बनता है, ठीक है। या उसके बाद जो जगह रहती है वो बीच में थोड़ी क्यों छोड़ दी जाती है, ठीक है। ये तो आपने भी कई बार देखा हुआ, जो रेलवे ट्रैक है उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, वो क्यों छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन अ रेलवे ट्रैक और केक्ड मशीन पार्ट्स, ठीक है। यानी कि अगर कोई मशीन का पार्ट टूट गया या फिर रेलवे ट्रैक है उनके पार्ट को ज्वाइन करने के लिए ये Fe2O3 और एल्यूमिनियम को मिलकर जो हमें सॉल्ट मिलता है उनका यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनका कैसे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो एयर के थ्रू या रिडक्शन के थ्रू इतना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको मेथड दे रखी हुई है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, यानी कि जिसमें हमें इम्प्योर मेटल को एनोड पे लेना है, ठीक है, और प्योर मेटल को कैथोड पे, ठीक है। और जो प्योर मेटल हमें एनोड से निकल कर वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजल्व होगा, ठीक है। और जितना डीजल होगा इतना ही अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो कि कैथोड पे डिपोजिट भी होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अब याद रखिए कि इम्प्योर मेटल यानी कि एनोड, देन प्योर मेटल यानी कि कैथोड, ठीक है। जो एनोड है उधर से जो प्योर मेटल है, ठीक है, वो निकल कर इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व होगा, और जितना डिजोल्व होगा उतना ही प्योर मेटल है जो कैथोड पर डिपोजिट भी होगा, ठीक है। देन उसके बाद है इंटेक्स क्वेश्चन जो आपको देख लेना है। देन उसके बाद है कोरोजन जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं डीपली, ठीक है, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देन उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यहाँ पे आपको वेद दे रखी हुई है जो कि फर्स्ट है पेंटिंग, देन ऑयलिंग, देन ग्रीजिंग, देन गैल्वेनाइजिंग, देन क्रोम प्लेटिंग, देन एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज, ठीक है। ये वगैरह आपको देख लेना है। पेंटिंग यानी कलर, ऑयलिंग यानी हम ऑयल मार देते हैं, ठीक है, देन ग्रीजिंग, देन गैल्वेनाइजिंग, देन एनोडाइजिंग तो हमने ऊपर पढ़ा एल्यूमिनियम की क्लोटिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद है इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन एलॉय इज नोन एज एन अमालगम, यानी कि हम दो मेटल का अगर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, या उनको रिएक्ट करवाते हैं, अगर उन दोनों में से अगर एक भी मरकरी है तो उसको हम अमालगम कहेंगे, ठीक है। ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अमालगम, तो ये आपको डेफिनेशन लिख देने हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये पिंक बॉक्स में दे रखा हुआ है जो कि मोस्ट IMP है, जो कि मैं हर बार आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो या ये चीज़ ज़रूर पढ़ के जाए, ठीक है। यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर निकल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तब तक देन नेक्स्ट चैप्टर तक गुड बाय, सी यू, टाटा एंड जय श्री कृष्ण।